बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट की हुई है और नंबर थ्योरी में यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी जो है उसके मतलब डिस्कशन कर रहा हूँ। इस पर मैं 3 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 में हम लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन क्या होती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर नंबर 3 जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर नंबर 4 की अच्छी समझ आ जाएगी। वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो था लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका था न्यूमेरिकली, वो वहाँ पर बताया था। तो ये आप अगर उस लेक्चर को देख लेंगे तो इस लेक्चर की आपको अच्छी समझ आएगी, तो उसको पहले आप जाकर देखें। तो आज हम फिर ये प्रूफ देखते हैं लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास्ट पेपर में देखें तो काफ़ी टाइम ये आया होगा। ले स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन की जो स्टेटमेंट होती है जिसे आपने प्रूफ करना है, वो स्टेटमेंट क्या होती है पहले उसको ज़रा देख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है, कहता है जी द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन ax + by = c। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन ax + by = c, ये वाली जो इक्वेशन है इसे आप लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन कहते हैं। ये आपकी वही लीनियर इक्वेशन है जिसे आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। बस फ़र्क ज़रा यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो a और b हैं, ये आपके a b c जो हैं वो यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन इज़ सॉल्वेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ d डिवाइड c। कहता है कि यहाँ पर ये जो लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन है ये सॉल्वेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, टू साइडेड कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ d डिवाइड c। और d क्या है? d यहाँ पर a और b का GDC है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, कहता है कि अगर आपका जो d है वो इस कांस्टेंट c को डिवाइड करेगा, बड़ी आसान सी कंडीशन है। ठीक है, अगर ये जो d है अगर ये इस कांस्टेंट c को डिवाइड करता है तो फिर आप याद रखें कि ये जो इक्वेशन है लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल होगी। सॉल्वेबल होने का मतलब है यहाँ पर आपके पास x और y की वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। ठीक है, अच्छा, और अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो फिर ये लाजमी बात है कि d डिवाइड करेगा c को, यानी दोनों साइडों से ये कंडीशन जो है वो दुरुस्त होगी। फर्दर शो डैट इफ़ x0 y0 इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन। और अगर ये बात कहता है कि अगर इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का ये x0 और y0 एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो फिर क्या होगा? देन ऑल इट्स सोल्यूशन आर ऑफ द फॉर्म। तो फिर इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन निकलेंगे वो इस तरह के होंगे। x इक्वल है x0 + b/d टाइम t एंड y बराबर है y0 - a/d टाइम t। और t यहाँ पर क्या है? t भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये जो सारी ये जो सोल्यूशन की ये वाली फॉर्म जो है, ठीक है, d जो है वो c को डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी पहले वो लेक्चर देख लें। वो न्यूमेरिकल अप्रोच है, आसान है। ठीक है, फिर ये थ्योरम टाइप है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ले जी, अब यहाँ पर इसको प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ले बेटा जी, यहाँ पर आपने इस थ्योरम का जो प्रूफ है, प्रूफ हम इस तरह करेंगे। इसका 4 स्टेप्स में इसको मैं प्रूफ करूँगा। दी प्रूफ कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स कौन से हैं? पहला ये है कि इफ़ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन इज सॉल्वेबल देन वी शो डैट के d डिवाइड c। यानी जो पहले उसने कहा था कि लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल होती है इफ़ एंड ओनली इफ d c को डिवाइड करता है। तो पहला ये है कि हम अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि d c को डिवाइड करता है। दूसरे पार्ट में कन्वर्सली लेके चलेंगे। कन्वर्सली ये कि अगर d c को डिवाइड करता है तो देन हम ये कहेंगे कि लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि x = x0 + b/d टाइम t एंड y = y0 - a/d टाइम t इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन। अगली बात हमने ये प्रूव कर रही है कि ये जो ऊपर उसने लिखा था कि x0 y0 जो है वो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो तो उसके तमाम सोल्यूशन जो है इस टाइप के होते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का। और चौथी चीज़ ये होगी कि एवरी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन इज ऑफ दिस अबव फॉर्म। ठीक है, अगर ये चीज़ है कि इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होते हैं ना वो हमेशा होते ही उसी फॉर्म के हैं, यानी कि ये जो हमने अभी ऊपर ये वाले पढ़े हैं वो होते ही इसी फॉर्म के हैं। ठीक है,
तो चौथे पार्ट में हम ये दिखाएंगे कि इनके अलावा अगर हम लेट कर भी लें कि और किसी किस्म का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो हम एट द एंड देखेंगे कि सोल्यूशन दोबारा फिर उसी तरह का ही होगा। ठीक है, तो लें जी वन बाय वन यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जिसमें आपने ये दिखाना है कि लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन अगर सॉल्वेबल है तो फिर हम ये प्रूव करेंगे कि डी जो है वो सी को डिवाइड करता है। डी यहाँ पर कौन है? जीडीसी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है किसका? ए और बी का। ए और बी क्या है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं। जीडीसी कैसे निकालते हैं इसके मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर डिविजिबिलिटी डिवाइड करना जो है वो तो चलिए आपको बेसिक पता ही होगा कि डिवाइड करना कैसे कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि पहले आपको ये बताना चाहिए कि डी कॉमन जो जीडीसी है ये कैसे निकालते हैं, इसका तो आपको आइडिया होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें मैं अपने पहले बेसिक्स तीन जो लेक्चर गुजर चुके हैं मैं बता चुका हूँ। लेकिन सपोज दैट द लीनियर डायफरेंट इक्वेशन इज सॉल्वेबल, देन वी शो दैट डी जो है वो सी को डिवाइड करता है। सिंस अब यहाँ पर चूंकि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज सॉल्वेबल, ये हम लेके चलेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है। तो सपोज दैट अब ये सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल होने का मतलब मैंने शुरू में आपको बताया कि फिर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो सपोज दैट कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा जो है वो बी दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो फिर जब आप एक्स की जगह यहाँ पर अल्फा पुट करेंगे, वाई की जगह यहाँ पर बीटा पुट करेंगे, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? सी के बराबर आएगा। यानी इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इसको पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब अगली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। सिंस डी इक्वल टू ए बी, यानी कि चूंकि यहाँ पर डी जो है वो ए और बी का जीडीसी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, दो नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप जानते हैं ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। दोबारा बात सुने, दो नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो डी अगर इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो फिर डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा। और अगली बात यहाँ पर याद रखें, डी जो है वो ए और बी का जो लीनियर कम्बिनेशन, यहाँ पर लीनियर कम्बिनेशन से मुराद सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ए और बी को किसी नंबर से, और नंबर कौन से हैं ये मैंने जो अल्फा बीटा इसके रूट ले लिए हैं। ठीक है, इन्हीं से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे ना तो डी उनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर कहने का कि अगर आपके पास डी जो है, डी आपका अल्फा और बीटा ए और बी को डिवाइड करता है, यानी जिन दो नंबरों का आपने डी निकाला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाला है, अगर डी उनको डिवाइड करता है तो फिर डी उनसे बनने वाले जो भी लीनियर कम्बिनेशन होंगे उनको भी डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें 22 और 4 है, इन दोनों का जीडीसी आप निकाल लें। अब जीडीसी कैसे निकालते हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये यहाँ पर 22 आ गया, ये 4 पर आपने इसे डिवाइड किया, 4 5 = 20, रिमेनिंग आपके पास बच गया 2। अब ये वाला 4 आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे, 2 2 = 4, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया? 0। क्लियर होगी बात ये? अब आपका यहाँ पर जो 20 और 4 का जीडीसी आ गया वो क्या आ गया? 2 आ गया। बात क्लियर होगी है? इन दोनों का जीडीसी क्या आ गया? 2 आ गया। अब आप 22 को और 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, यानी कि ये वाली चीज़ बनाएं, तो आपका जो नंबर 2 है वो लाजमी उसको डिवाइड करेगा। भाई क्यों नहीं, कैसे ही नहीं डिवाइड करेगा? देखें ज़रा, 22 को मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 22 प्लस 3 × 4। मैं कहता हूँ कि ये जो इसका जीडीसी निकला है 2, ये इसको डिवाइड करता है। डिवाइड के लिए आप जानते हैं ये वाली निशान है, ये इसको डिवाइड करता है। भाई डिवाइड तो करेगा, कैसे नहीं डिवाइड करेगा? गौर से देखिएगा, डिवाइड इसलिए करता है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, जीडीसी इसका आया 2, डैट इज एन इवन नंबर। आप यहाँ से क्या इन पूरी ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। 22 में से 2 कॉमन निकालेंगे, 11 यहाँ रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से जब 2 कॉमन आ जाएगा तो फाइनली क्या होगा? ये सारी चीज़ 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। पहले आपने देखा कि अगर इस डायफरेंट इक्वेशन का जो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने देखा कि डी जो है वो आपके डी जो है वो सी को डिवाइड करता है। अब कन्वर्सली सपोज कर लें कि डी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, देन वी शैल प्रूव डैट लीनियर डायफरेंट इक्वेशन हैज़ सोल्यूशन या इज सॉल्वेबल। अब जब डी सी को डिवाइड करेगा तो फिर आपने ये प्रूव करना है कि इस लीनियर डायफरेंट इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जो कि मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बता के हूँ वो अब आपके जहन में होना चाहिए
वैसे तो बेसिक सा कंसेप्ट है, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ आपको। सिंस डी डिवाइड सी, अब अगर डी सी को डिवाइड कर रहा है तो देन सी जो है उसको आप लिख सकते हैं ई टाइम डी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ई। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर देखें डिवीजन की, डिविजिबिलिटी की ये डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पर ये 10 है, आप 10 को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो जब 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, दैट इज़ 5 हेयर। तो अब आप इस 10 को ऐसे लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जो आपके पास ये जो 5 है, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर ई जिसकी बात हो रही है उसका यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो जब आपने कहा कि ये जो डी है ये सी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर सी को आप ऐसे लिख सकते हो ई टाइम डी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ई। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जीडीसी का एक थ्योरम होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर का थ्योरम ये होता है कि आप जिन दो नंबरों का जीडीसी निकाल रहे हैं, आप उन दोनों नंबरों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर जो जीडीसी है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ जीडीसी विच सेज दैट जीडीसी इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पर आपने जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर डी जो है वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, वो किन दो नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, वो आपके पास है ए और बी का। तो आप डी को ऐसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन में भी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता के आया हूँ। वहाँ पर हमने देखा था कि डी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जिन दो नंबरों का आप निकालते हैं, आप उस डी को लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। मैं दोबारा फिर एक मरतबा यहाँ पर आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी जैसे कि पहले अभी आपने एग्जांपल में देखा, आपने 22 और 4 का जो जीडीसी निकाला है और वो आपके पास निकला था यहाँ पर 2 के बराबर। आपने यहाँ पर बेटा 22 और 4 का जो जीडीसी है वो देखा अभी लास्टली 2 के बराबर था, और वो आपने कैसे फाइंड किया था देखें, 4 5 का 20, रिमेनिंग आपके पास कितना बच गया 2, ये वाला 4 आपने इधर लिख लिया, 2 2 था 4, बाकी आपके पास बच गया 0। अब आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताया, मैं अपने लास्ट लेक्चर में लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन उसमें बता चुका हूँ, आप वहाँ पर डिटेल से जाकर देख सकते हैं। 22 को आप लिख सकते हैं ऐसे, किस नंबर पर डिवाइड किया, 4 पर, क्या किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो 22 को आपने लिख लिया 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक होगी बात ये। अगली मतलब यहाँ पर 4 बचा था, 4 को किस पर डिवाइड किया, 2 पर, मल्टीप्लाई कैसे किया 2 से, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब यहाँ पर जिस इक्वेशन में 0 आ रहा है उसको तो हमने इस्तेमाल नहीं करना होता। ऊपर वाली जरा इक्वेशन देखें, ऊपर वाली इक्वेशन में आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 22 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2, यानी 2 को इधर रहने दिया, इसको उठा के हम इधर ले आए। ठीक होगी बात ये। फर्दर आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, 22 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 2। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ठीक है। अब ज़रा ये चीज़ सारी देखें, ये कौन है, ये आपके पास ए है, यानी जो पहला नंबर है, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर बी को 4 जो है वो यहाँ पर उसको बी कहते हैं। ये जो 1 है ये आपके पास x है, और -5 जो है यहाँ पर y है, इक्वल टू 2। ठीक है। और 2 कौन है, यहाँ पर आपका जीडीसी है। तो यही सारी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि आपका जीडीसी का थ्योरम जो है वो ये कहता है कि थ्योरम सेज दैट जीडीसी इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कि जीडीसी जो है वो ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई। ठीक है, तमाम पॉजिटिव इंटीजर एक्स और वाई। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर जीडीसी जो है उसको आपको लिख के दिखाया 22 और 4 के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन का तौर का मतलब ये है कि यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, सो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी लिख लिया आपने। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, दोनों तरफ एक नंबर जो पीछे आपने अभी लेट किया था वो नंबर ये वाला, जहाँ कि सी जो है वो ई टाइम डी के बराबर है, और ई क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस इक्वेशन को ई से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया ए इंटू ई एक्स प्लस बी टाइम ई इंटू वाई, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ई इंटू डी आ गया। अब यहाँ पर ई डी जो है वो सी के बराबर है, ये यहाँ पर लास्टली हमने देखा था, यहाँ पर ये देखें सी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है।
तो यहाँ पर ED को मैंने लिख दिया इक्वल टू सी के, और EX और EY को मैंने लेट कर लिया कि EX बराबर है x नोट के, और EY जो है वो यहाँ पर लेट कर लिया y नोट के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया a इंटू एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी। इसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं 1 कह देता हूँ। हैंस एक्स, तो अब यहाँ पर ये देखें, ये जो क्वेश्चन आपके पास बनी है ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी, ये क्या शो कर रही है? ये यहाँ पर ये शो कर रही है कि एक्स नोट और वाई नोट इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। किस इक्वेशन के सोल्यूशन है? लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के सोल्यूशन है। ठीक है, हैंस एक्स नोट इज इक्वल टू ई एक्स, वाई नोट इज इक्वल टू ई वाई इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन। आप सोल्यूशन किसे कहते हैं? आप ऐसे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज को सोल्यूशन कहते हैं ना जो उसमें पुट किए जाएं और उस पर फर्क ना पड़े, यानी उसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल वही आए। तो यहाँ पर ये देखें ना, आपने एक्स, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ए के साथ एक्स नोट को मल्टीप्लाई किया। आपकी जनाब लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन ये थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब एक्स और वाई की ऐसी तमाम वैल्यूज जिनको यहाँ पर पुट करें और आंसर सी ही रहे, उन्हें आप क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो अब आप यहाँ पर गौर करें कि एक यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स नोट। वाई की जगह क्या लिखा हुआ है? वाई नोट। और इक्वल किसके इक्वल आ रहा है? सी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर एक्स नोट और वाई नोट को आप क्या कहेंगे? लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन का क्या है? ये सोल्यूशन है। ठीक है, नहीं बेटा जी, इसका नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है? नेक्स्ट वी शो दैट इफ एक्स नोट वाई नोट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन। अगर एक्स नोट और वाई नोट लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो अब आप ये प्रूव करेंगे कि x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी ओवर डी टाइम टी एंड y इज इक्वल टू वाई नोट माइनस ए ओवर डी टाइम टी इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन वेयर टी इज एन इंटीजर। यानी एक्स नोट और वाई नोट तो इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के पार्टिकुलर सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर एक्स नोट के साथ ये वाली चीज़ ऐड कर दी जाए और वाई नोट में से ये माइनस कर दिया जाए, तो अब जो आपके पास ये एक्स और ये वाई बनेंगे, ये भी इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के सोल्यूशन बनेंगे। टी क्या है? यहाँ पर आपका एक इंटीजर है। ठीक है, तो टारगेट क्या है आपका? प्रूव करना कि ये भी इस इक्वेशन के लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के क्या है? सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो किसी नंबर को सोल्यूशन कब कहते हैं? आप कब कहेंगे कि ये इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 सपोज लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है। ये कब सोल्यूशन होगा? जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे और आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो आप देख लें, यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर 8 के बराबर आएगा। लिहाजा ये दोनों जो है इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। तो जब जैसे कि आपने यहाँ पर भी यही शो करना है कि ये वाले नंबर एक्स नोट प्लस बी ओवर डी टाइम टी और वाई नोट माइनस ए ओवर डी टाइम टी, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये वाकई इसका सोल्यूशन है तो उसको यहाँ पर पुट कर दें और आंसर सी के को लेके आना आपने। ठीक है, लेकिन जी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एक्स की जगह और वाई की जगह इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गया ए टाइम एक्स नोट प्लस ए बी ओवर डी टाइम डी टी प्लस बी वाई नोट माइनस ए बी ओवर डी टी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर देखें, ये माइनस में प्लस में आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यह आ जाएगा ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर क्या आ गया? ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। अब आगे से ये सारी चीज़ किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और सी क्यों सी के इक्वल है? फ्रॉम 1 से आपने ये चीज़ देखी थी, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट किसके बराबर था? सी के। आपका जो 1 है ज़रा उसको देखें, ये था 1 आपके पास, ये देखें यहाँ पर ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट किसके इक्वल आया था? 1 के बराबर आया था। एक्चुअली वो 1 था। ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट क्या है? पार्टिकुलर सोल्यूशन आप इसका थे, और वो इसको जब यहाँ पर पुट किया तो आंसर किसके बराबर आया था? सी के बराबर। ये आपने पहले अभी देखा है। तो खैर इस सारे की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? तो इसको लिख दिया इक्वल टू सी। तो लिहाजा ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर क्या आ गया? सी के इक्वल आ गया। दिस शोज दैट के आपके पास ये दोनों नंबर भी इसके क्या है? सोल्यूशन है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट इसका लास्ट चौथा प्रूफ देखें, चौथा पार्ट जो है इसके प्रूफ का। दे बेटा जी, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में अब आपने ये प्रूफ करना है, लास्टली वी शो दैट एवरी एक्स डैश वाई डैश इज ऑफ द अबव फॉर्म। मतलब चौथे पार्ट में अब आपने ये प्रूफ करना था, पहले आपने ये प्रूफ कर दिया कि इस लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, एक्स नोट प्लस बी ओवर डी टाइम टी और वाई नोट माइनस ए ओवर डी टी। अब आपने ये प्रूव करना है कि इसका सोल्यूशन इसके अलावा और किसी फॉर्म के हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप ऐसा रेड कर लें कि इसके जो सोल्यूशन है ना वो एक्स डैश वाई डैश, ये भी इसके सोल्यूशन है और हैं ये इसी फॉर्म के। ठीक है,
तो सिंस एक्स नोट एंड वाई नोट, एक्स डैश एंड वाई डैश आर दी सोल्यूशन ऑफ द डायफंटाइन इक्वेशन। एक्स नोट और वाई नोट तो इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन है ना। अब आपने ये शो करना है कि एक्स डैश और वाई डैश भी इसके सोल्यूशन है, ठीक है, और वो जो सोल्यूशन निकलेंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो मैंने अब ये चूँकि दोनों एक्स नोट और वाई नोट तो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है ही है, ये भी अगर इसके सोल्यूशन है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि अगर आपके पास एक नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 3x + 5y = 8, ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन अगर x = 1 y = 1 है तो उसकी पहचान ये है कि आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो उसका सोल्यूशन है तो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर मैंने एक्स नोट और वाई नोट को लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन में पुट किया तो आंसर सी के बराबर होना चाहिए। इसी तरह एक्स डैश और वाई डैश को पुट किया तो आंसर तब भी सी के बराबर आना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस को इक्वेट कर लिया, क्योंकि ये भी सी के बराबर है वो भी सी के बराबर है, तो दोनों क्वेश्चंस को इक्वेटिंग कर लिया। ले बेटा जी, यहाँ पर जब आप इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यहाँ ये भी सी के बराबर है वो भी सी के बराबर है, दोनों क्वेश्चंस को जब आप इक्वेट कर लेंगे आ जाएगा ए एक्स नोट + बी वाई नोट = ए एक्स डैश + बी वाई डैश। अब यहाँ से एक्स वाली वैल्यूज आप एक तरफ कर लें और वाई वाली वैल्यूज़ को आप एक तरफ कर लें, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं उठा के उधर ले गया और बी वाई डैश को इस तरफ ले आएंगे, सही है। तो ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरीके से। अब दोनों तरफ मैं जी डी सी डी जो है उसे डिवाइड करवा देता हूँ। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डी वी हैव, ये आ जाएगा a/d × x डैश - x नोट = b/d y नोट - y डैश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपका a और b का जो जी डी सी है वो है d के बराबर। अब जब आप इन a और b को दोनों तरफ d से डिवाइड करवाएंगे तो ये इधर बन जाएगा a/d b/d। तो इधर भी जब आप d को d से डिवाइड करेंगे आंसर क्या बनेगा 1, ठीक है। तो a/d और b/d का जो GDC निकलेगा 1 के बराबर है। यानी अगर a और b का GDC 1d है तो फिर इस फ्रैक्शन का जो DDC होगा वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर गौर से देखनी है आपने, अगर a/d और b/d का GDC 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, दो नंबर जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर होता है उन्हें को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये दोनों a/d और b/d क्या हुए? रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर ये दोनों रिलेटिव प्राइम है तो ये देखें दो चीज़ों का ये प्रोडक्ट है, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है a/d × दिस, और इधर ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम होंगे तो फिर ये वाली जो चीज़ b/d है ये लाजमन इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। b/d ये जो डिवाइड करने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड करेगी इस चीज़ को, ठीक है। नहीं समझे? ज़रा देखें, मैं यहाँ पर दो नंबर लेट कर लेता हूँ जो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। मिसाल के तौर पर मैं a/d की वैल्यू को रख लेता हूँ 5 और b/d की वैल्यू को रख लेता हूँ 3 के बराबर, ठीक है। तो इसकी जगह आपने लिख लिया 5, a/d की जगह लिख लें 5 मल्टीप्लाई, और इसकी जगह लिख दें = 3 मल्टीप्लाई। अब आपने यहाँ पर दोनों ऐसे नंबर खुद से सोच के लिखे हैं जो कि प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 × 6 और इधर लिख लेता हूँ 3 × 10। क्लियर होगी बात कि नहीं? आप कोई और भी नंबर सोच सकते हैं, कोई भी नंबर सोच सकते हैं कि बस ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब जब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो आप गौर करें कि ये जो 3 है ये वाला, ये इस फैक्टर को जो कि x डैश - x नोट की जगह लिखा हुआ है, ये इस फैक्टर को लाजमी डिवाइड करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। लेकिन शर्त ये है कि दोनों तरफ इक्वेशन क्या है? ये बैलेंस होनी चाहिए यहाँ पर, सही है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं 5 × 4 20, इधर क्या लिखोगे फिर 2 × 10 20। तो 2 किसको 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आप कोई भी फैक्टर यहाँ पर रख लें, अगर ये प्रोडक्ट एक तरफ बराबर रहेगा तो ये वाली चीज़ इसको लाजमी डिवाइड करेगी। ये मैंने लिखा b/d डिवाइड करेगा x डैश - x नोट से। अब क्या होगा आगे यहाँ पर? जब डिवाइड करेगा तो फिर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आपको। तो डिवाइड उसने किया तो फिर b/d टाइम t किसके बराबर आ जाएगा? x डैश - x नोट। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है ना, जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव इंटीजर t मिलेगा। पहले जैसे e मिला था तो एक पॉजिटिव इंटीजर t मिलेगा कि ये सारी चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। नहीं समझे? मिसाल के तौर पर देखें, मैंने लास्ट अभी आपको बताया कि 10 को अगर 5 डिवाइड करता है तो फिर आपको यहाँ पर एक नंबर 2 मिलता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 बराबर है 5 × 2। तो यहाँ पर भी अगर ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर आपको एक t मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर t, कि इस तरह के ये सारी चीज़ t टाइम b/d के बराबर आ जाएगी। तो ये b/d टाइम t बराबर आ गया x डैश - x नोट। अब यहाँ से आप x नोट को आप इधर ले आएँ तो ये प्लस हो जाएगा।
अब ये आ गई एक्स डैश की वैल्यू। तो अब आप देख लें यहाँ पर आपके पास एक्स डैश का सोल्यूशन निकला है, ये बिल्कुल वही वाली फॉर्म है जो ऊपर आपने प्रूव की थी, सही है। अब अगली बात, आपने वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स डैश की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी, ये रही क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जहाँ पर आपने इसको इक्वेटिंग किया था। तो यहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दें और फिर वाई डैश की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर। नहीं जी, जब इसे आप पुट कर देंगे 2 में और इसे सॉल्व करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू भी आपके पास वही निकलेगी जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है। वाई डैश आ जाएगा वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टाइम टी के बराबर, ठीक है। तो दस एवरी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन इज ऑफ द अबव फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का जो प्रूफ था, जो कि 4 पार्ट्स पर था, वो आपने प्रूफ कर दिया। ले बेटा जी, आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को प्रूफ किस तरह करते हैं, तो वो हमने सीख लिया यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।